राष्ट्रपति जिनपिंग के दौरे का आज दूसरा दिन। गांधी की समाधि पर चढ़ाए फूल, राष्ट्रपति भवन में किया भव्य स्वागत। लेह में घुसे हजारों चीनी सैनिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीनी राष्ट्रपति के सामने उठाएंगे घुसपैठ का मुद्दा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बोले, उपचुनाव से हताश होने की जरूरत नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में होगी भारी जीत। राज ठाकरे फर्जी ट्विटर अकाउंट से परेशान, मनसे प्रमुख ने मुंबई पुलिस से उनका फर्जी अकाउंट खुलवाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और इसके साथ ही एक बार फिर दिल्ली हुई शर्मसार, चलती कार में 23 वर्षीय लड़की के साथ बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह। इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के दौरे का आज दूसरा दिन है। वे राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल भी चढ़ाकर उन्हें नमन कर रहे हैं और कहा, गांधी जी शांति अहिंसा के प्रतीक थे। दोपहर बाद भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में चीनी राष्ट्रपति के सामने लेह में घुसपैठ का मुद्दा भी उठाएंगे। राष्ट्रपति भवन में रेड कार्पेट पर उनका किया गया भव्य स्वागत। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अपने गुजरात दौरे में महात्मा गांधी आश्रम गए। अहिंसा के पुजारी बापू की इस पावन धरा पर जिनपिंग पूरी तरह गांधीगिरी समझने में लगे रहे और उनको गांधीगिरी समझाने में मोदी ने भी कोई कसर नहीं रखी। मोदी ने गांधी आश्रम के हर कोने की विशेषताओं से जिनपिंग को रूबरू करवाया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे इन दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खोल ली है। अपने फर्जी ट्विटर अकाउंट से काफी परेशान है। राज ठाकरे की पार्टी ने मुंबई पुलिस की अपराध शाखा से इस अकाउंट की जांच कर उसे बंद करने की मांग की है। इस बारे में ज्वाइंट पुलिस आयुक्त के पास लिखित शिकायत की गई है। मनसे के प्रचार प्रमुख सचिन मोरे का कहना है कि राज ठाकरे का फर्जी ट्विटर अकाउंट खोलकर कोई उनके नाम से गलत मैसेज और तस्वीरें पोस्ट कर रहा है और दो समुदायों के बीच देश का भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। इलेक्शन वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के मामले को लेकर मुंबई के एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने चैलेंज किया है कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है, जिसके चलते वोटिंग में एक को दिया गया वोट दूसरे उम्मीदवार को चला जाता था। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को है। साल पहले एक केस फाइल किया था ईवीएम मशीन में गड़बड़ है करके, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ऐसा कहा कि दिस मशीन्स आर वनरेबल टू फ्रॉड एंड देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज एज वेल। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ एविडेंस नहीं दिया और कुछ सजेस्ट नहीं किया कोर्ट को कि क्या गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं। तो इसीलिए बाद में सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की और वहां सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये ईवीएम मशीन है, इसके साथ वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट इस्तेमाल कीजिए। वीवीपैट मतलब ये एक प्रिंटर होता है, जब आप वोटिंग करते हो तो प्रिंट आती है, पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल उसके ऊपर आता है और कैंडिडेट का नेम उसके ऊपर आता है। तो ये सिस्टम होनी चाहिए। हमारा अभी मांग है कि एक तो ये जो विधानसभा के इलेक्शन जो महाराष्ट्र में हो रहे 15 अक्टूबर को, वो ईवीएम मशीन वीवीपैट के साथ हो या बैलेट पेपर के साथ हो, जो ट्रेडिशनल बैलेट पेपर है, लेकिन सिर्फ ईवीएम के साथ होना नहीं। नवी मुंबई में सार्वजनिक दुर्गा मंडल है जो नवरात्रि में उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसके लिए वो नागरिकों से चंदा वसूलते हैं। लेकिन कामोठे के मंडल के चंद लोगों ने मिलकर लोगों से जबरन चंदा वसूलने का काम किया, जिसकी वजह से कामोठे पुलिस ने 2 युवकों को वसूली के नाम में गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम विकास निकम और अरफाज शेख है।
नवी मुंबई कामोठे पुलिस ने कांग्रेस के नगर सेवक को हिरासत में ले लिया है, जिसकी वजह थी कि उन्होंने राह पर खड़ी गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। बात इतनी बढ़ी कि पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और पकड़े गए नगर सेवक का नाम गणपत महत है। जॉइंट्स इंटरनेशनल की ओर से 42वें एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और अवार्ड्स कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद थे, जहां कई बड़े कलाकार को अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। जॉइंट्स अपने आप में पहली भारतीय समाज सेवी संस्था है। सेवा की शुरुआत हिंदुस्तान से ही हुई है, ये हमारा संस्कार है। सेवा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मगर दुनिया भर में सेवा की एक ऑर्गेनाइज शुरुआत करने का गौरव जायंट्स को प्राप्त। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई रिक्शा के मुद्दे पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसको लेकर राजनीति काफी गर्म हो गई है। कांग्रेसी नेता मुकेश शर्मा ने कहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर दोनों नेताओं की यह मुलाकात हुई है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुंबई के बांद्रा स्थित जिलाधिकारी ऑफिस में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी शेखर चन्ने ने बैठक रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन को लेकर जो खामियां थी वो इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने बताया कि मतदान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग ने 3 स्ट्रेटेजी टीम बनाई है, ताकि चुनाव में किसी भी तरह की कोई गलती न हो सके। जो मुहिम है फॉर्म भरने की, ये कल यानी 17 सितंबर 2014 के शाम के 5 बजे तक चलती रहेगी। जो भी मतदाता अभी भी जिनके नाम मतदाता सूची में समाविष्ट नहीं है, वो कल 17 सितंबर शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। केबल, टेलीविज़न और सोशल मीडिया, इसमें जो जाहिरात उम्मीदवारों को या पॉलिटिकल पार्टी को देनी है, उस जाहिरात को सर्टिफिकेशन के लिए जिला स्तर पर एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना की गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष संबंधित लोकसभा जो मतदार संघ है उसके निर्वाचन अधिकारी रहेंगे, और उसमें सदस्य के तौर पर विधानसभा मतदार संघ के चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी जो है वो उसमें मेंबर रहेंगे। उसके अलावा पेड न्यूज़ के बारे में अगर शिकायतें प्राप्त होती है या पेड न्यूज़ है ऐसा कुछ कंप्लेंट हम तक पहुंचती है, तो उसके लिए एक जिला चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है, जिसमें कि मीडिया के भी लोग हैं और संबंधित विधानसभा मतदार संघ के रिटर्निंग ऑफिसर यानी चुनाव निर्वाचन अधिकारी भी उसमें समाविष्ट। महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। 15 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा राजनीतिक पार्टियों ने रणनीति की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी दंगल सज चुका है। 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। वक्त 1 महीने से भी कम है, लिहाजा महाराष्ट्र की सियासत के महारथियों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कहीं एक दूसरे को मनाने की कोशिशें जारी हैं, तो कहीं सियासत के महारथी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मशगूल हैं। लड़ाई महाराष्ट्र की गद्दी की है, लिहाजा गद्दी के दावेदार भी बड़े सूरमा हैं। बेशक महाराष्ट्र में लड़ाई शिवसेना बीजेपी गठबंधन, महायुति और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन अघाड़ी के बीच है। दोनों ही गठबंधनों में शामिल सियासी सूरमाओं ने अपने अपने दांव पेच बैठाने शुरू कर दिए हैं। 15 साल से महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज अघाड़ी सरकार को महायुति इस बार कोई मौका नहीं देना चाहती। महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर जूतम पेजार चल रही है, तो वहीं अघाड़ी का भी लगभग वही हाल है। दोनों ही गठबंधनों में अंदरूनी कलह कितनी ही हो, फिर भी दोनों चुनावों में रणनीति बनाने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। महाराष्ट्र में राजनीतिक विश्लेषकों के मन में एक ही सवाल है, आखिर इस बार सूबे की सत्ता पर कौन काबिज होगा?
लोकसभा चुनावों में मोदी लहर के शानदार प्रदर्शन के बाद महायुति का पलड़ा भारी माने जाने लगा, लेकिन हाल ही में आए 9 राज्यों के उपचुनावों के नतीजों ने सबको चौंका दिया। उपचुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं बीजेपी की इस हार ने कांग्रेसियों में एक नई जान फूंक दी। राजनीतिक विश्लेषकों ने माना उपचुनावों में बीजेपी की हार महाराष्ट्र में महायुति को भारी पड़ेगी, लिहाजा अब कयास लगाए जा रहे हैं। महायुति बनाम अघाड़ी की लड़ाई अब और दिलचस्प होगी। अघाड़ी बनाम महायुति की यह लड़ाई अगले 1 महीने में किसको सत्ता की चाबी दिलाएगी, ये 19 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल है, सीएम के गठबंधनों में अभी तक सीएम के चेहरे को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लिहाजा सभी के जहन में यही सवाल गूंज रहा है कि महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें उपचुनाव से सीख लेने की बात कही है। उन्होंने सामना के जरिए बीजेपी को हवा में ज्यादा नहीं उड़ने की नसीहत दी है। बीजेपी और शिवसेना के बीच की खाई पट्टी नजर नहीं आ रही है। शिवसेना बीजेपी पर लगातार प्रहार कर रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति में जूतम बाजार चल रही है, तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तंज करने से बाज नहीं आ रही हैं। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना में कहा गया है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन अब उपचुनाव के नतीजे विपरीत रहे हैं। यह महाराष्ट्र के चुनाव के लिए एक सबक है। जनता को हल्के में मत लीजिए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सामना में कहा गया है, अपने पैर जमीन पर रखो। लोकसभा चुनावों की जीत की हवा में मत उड़ो। इस सबक को सीखने वाले ही महाराष्ट्र का चुनाव जीतेंगे, वरना जनता वो करेगी जो जरूरी होगा। महाराष्ट्र के सियासी दंगल में शिवसेना को जहां एनसीपी कांग्रेस के सामने डटकर खड़े होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करते हुए शिवसेना लगातार अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी पर प्रहार कर रही है। इसकी वजह साफ है, शिवसेना बीजेपी को किसी भी हालत में अधिक सीटें नहीं देना चाहती, लिहाजा शिवसेना की ओर से लगातार बीजेपी पर तानाकशी का सिलसिला जारी है। सवाल ये है कि क्या ये अंदरूनी कलह महायुति के टूटने का कारण बन सकती है, या फिर महायुति में जल्द ही सीटों के बंटवारे को लेकर कोई आपसी सहमति बन जाएगी। इन दोनों ही पार्टियों में अगर जल्द कोई सहमति नहीं बनती, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद सीटों के बंटवारे की ये जंग महायुति में टूट का कारण बने। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की राजनीति में नित नए मोड़ आ रहे हैं। सोमवार को 9 निर्दलीय विधायकों ने एनसीपी में प्रवेश कर महाराष्ट्र में राकांपा को और मजबूत बनाने की बात कही है, जिसमें मानिक सिंह नाइक, रमेश थोरात, विलास लांडे, दिलीप सोपाल, लक्ष्मण जगताप सहित कुल 9 विधायक अजित पवार की अगुवाई में एनसीपी में शामिल हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव तिथि की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में इन दिनों दूसरे दलों के नेताओं को अपने पक्ष में करने का काम जोर शोर से चल रहा है। जलपूर्ति मंत्री दिलीप सोपल समेत 9 निर्दलीय विधायकों ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। इन सभी को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की मौजूदगी में सदस्यता दी गई। एनसीपी ने अन्य दलों के नेताओं को शामिल कर कांग्रेस पर बराबर सीटें देने का दबाव बढ़ा दिया है। लोकसभा में ज्यादा सीट हासिल करने के बाद एनसीपी कांग्रेस से विधानसभा की 228 सीटों में से 144 सीटों की मांग कर रही है। एनसीपी तो वैसे चुप बैठने वाली नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि उन्होंने 144, हमने 144 और सामने जाएंगे। सेक्युलर वोटों का बंटवारा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे सबका कहना है और हमारी वैसी ही कोशिश चालू है। मैंने बताया ना कि हमारा तो कहना ये है कि 144 होना चाहिए। आखिर हमारे नेता दिल्ली के रघुभाई हो, पवार साहब हो, तारिक अनवर जी हो, वो लोग तय करेंगे, वो हमें मंजूर है। हमारी लिस्ट अभी भी तैयार है। तो ये
इतना इतना सीट हर एक पार्टी ने लड़ना है, तो हम तुरंत हमारी लिस्ट पब्लिश करेंगे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद जलपूर्ति मंत्री दिलीप सोपल ने फोन के जरिए पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। बोला हाँ बर जाई ठीक आहे आम्ही अत्यंत आभारी आहे। आपलं मनापासून स्वागत प्रांताध्यक्षांनी केलंय, आम्ही आपला मनापासून आभारी आहे। शामिल होने वाले अन्य विधायक मान सिंह नाईक शिराला से, बालासाहेब पाटील उत्तर कराड से, मकरंद पाटील वाई से, शरद गावित नवपुर से, सुरेश देशमुख वर्धा से और साहेबराव पाटिल अमलनेर से है। ये सभी निर्दलीय विधायक पिछले 5 साल से कांग्रेस एनसीपी की सरकार को समर्थन दे रहे थे। गठबंधित पक्षों का आंतरिक कलह सरेआम खुलकर आने के बाद अब हर पक्ष खुद को मजबूत करने और खुद की अहमियत सिद्ध करने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं बांद्रावली सीलिंग पर, जहां बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए 80 सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्माण MSRDC और MEPID की तरफ से लिया गया है। पिछले कुछ महीनों में इस सीलिंग पर आत्महत्या की कई घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण वर्ली सीलिंग को अब किलर लिंक के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुंबई हाई कोर्ट में सरकार की ओर से सीलिंग पर सुरक्षा के लिए 80 सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के लिए कई वीरों ने अपनी जान आहुति दी, तो कईयों को जेल की कारावास झेलनी पड़ी। वहीं इस स्वतंत्रता की लड़ाई में हुतात्माओं का बड़ा योगदान रहा, जिसके चलते महाराष्ट्र में हुतात्माओं के कई स्मारक बनाए गए, लेकिन इन स्मारकों का हाल काफी दयनीय है। वहीं सरकार भी इन स्मारकों को नजरअंदाज करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस मनाया जाता है। उस्मानाबाद के तुलजा भवानी मंदिर परिषद में होने वाले नवरात्र महोत्सव के लिए नगर परिषद और मंदिर संस्थान की ओर से जोरदार तैयारियां की जा रही है। 25 तारीख से शुरू होने वाली नवरात्र महोत्सव के लिए उस्मानाबाद के तुलजा भवानी मंदिर में तैयारियों को लेकर लोगों में जोश और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। शहर में साफ सफाई से लेकर बैरिकेडिंग का काम शुरू किया गया है। महिलाओं के लिए भी खास तौर पर तकरार निवारण केंद्र शुरू किया गया है। पाणी पण जास्त सोडण्यात येणार आहे आणि स्वच्छता सगळीकडे ठेवली जाईल। महिला निवारण केंद्र करण्यात येणार आहे आणि महिलांना पण कुठलाही त्रास होणार नाही याची काळजी आम्ही घेणार आहोत। तरी येथे त्यांना कुठलाही त्रास होणार नाही याची सर्व पूर्ण आम्ही नगर परिषद काळजी घेऊन सेवा आहे ती देवीची सेवा समजून आमची सर्व नगर परिषद सर्व काही तयारी चालू है आणि करत है। चालू हो गया है, वो भी सबसे फ्लैट हमारे चालू होने वाले हैं। पूरी तरह से नगर पालिका तुलजापुर ये जो आने वाला शारदीय नवरात्र महोत्सव 2014 का है, उसका से पूरी तरह से तैयार है।
महाराष्ट्र के जवाहर तहसील में इन दिनों बरसात के कारण गैस्ट्रो के मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। राजेवाड़ी में 16 से अधिक गैस्ट्रो के मरीज पाए गए हैं। अब तक यहां 2 लोगों की गैस्ट्रो की बीमारी से मौत होने का मामला सामने आया है। पाण्यामुळे काहीतरी पाण्यात थोडासा बदल असावा किंवा असेल काय पावसामुळे काय रोगराई त्याच्यासाठी ते काय त्यांची संडास पण थांबू शकत नाही त्यासाठी आम्ही इकडे आलो। आमच्या गावात असे का भरपूर तसे लोकसंख्या आहेत 1000 घर असते। हॉस्पिटलला आज इकडे आले सकाळी पण पाठवले तर आणि रात्री पण पाठवले तिकडं तसे तिथेच हे पेशंटची आलेले आहे की 20-25 पेशंट असावे। आम्हाला कोणी नाही घेऊन आले, डॉक्टर स्वतःने गाडी दिली पण। हे जवळच्या कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये नांदगाव राजेवाडी इथून गॅस्ट्रोचे साथीचे रोग कॉटेज हॉस्पिटलला ॲडमिट केले। आत्ताच्या रिपोर्टनुसार एक 16 पेशंट तिथे रेफर केले होते। नांदगाव PSCच्या अंडर ते अंगणवाडीत 7 रोग नियंत्रण कक्ष स्थापन केलेले आणि तिथून काही पेशंट रेफर केलेले। आतापर्यंत 16 तिथं रेकॉर्ड साथीचे रोग नाही। गॅस्ट्रोची साथ आहे दूषित पाण्यामुळे। भारत को संस्कृत प्रधान देश कहा जाता है और धर्म और शिक्षा के लिए यहाँ की कई मिसालें भी दी जाती हैं, लेकिन हमारे लिए एक बुरी खबर ये है कि दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का नाम शामिल नहीं है। विश्व रैंकिंग में लगातार तीसरे साल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। आतंकी संगठन ISIS में इन दिनों महिला आतंकियों की भर्ती भारी पैमाने पर की जा रही है। इराक में इन दिनों आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने खूब कोहराम मचा रखा है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस संगठन पर कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। वहीं डॉक्टर बाबा साहेब के चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी है। लंदन के हेनरिज रोड पर स्थित भीमराव अंबेडकर के 2050 वर्ग फुट के मकान को खरीदकर महाराष्ट्र सरकार उसको स्मारक बना सकती है। बाबा साहेब यहां 1920 के दशक में रहते थे और इस संपत्ति को फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइड एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदने की पहल की है, जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनसे जुड़ी काफी सारी यादें हमारे पास भारत में मौजूद है, मगर आने वाले कुछ दिनों में एक और अनोखी चीज इस बेशकीमती धरोहर से जुड़ने जा रही है और वो है लंदन स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घर, जो लंदन के किंग हेनरी रोड पर स्थित है और इस घर का क्षेत्रफल 2050 स्क्वायर फीट है। इस घर को खरीदने में महाराष्ट्र सरकार ने पहल की है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ष 1920 में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान इसी घर में रहते थे और आज इस घर की कीमत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लंदन के फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट्स एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FABO ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर घर की नीलामी की सूचना दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र के जल संरक्षण मंत्री नितिन राउत ने प्रदेश सरकार से लंदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर को खरीदने के लिए केंद्र सरकार से तालमेल करने को कहा और अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप दिया गया है। इस ऐतिहासिक घर को खरीदने के बाद विश्व भर के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान हस्ती को जानना और समझना अब ज्यादा आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। कपड़ा व्यापारी राजमल्लू नामक व्यक्ति को व्यापार के बहाने 4 लोगों ने बुलाया और फिर उसे अगवा कर दिया और 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। खुद को मुसीबत में देख व्यापारी शोर मचाने लगा, तभी चारों लोगों ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कुंभरवाड़ा पुलिस स्टेशन के एरिया में कामूर्ति गायत्री नगर एरिया है, जहाँ पे राजमल्लू
आलू वाला, ये 47 साल का आदमी जो अपने पावरलूम का काम देखता था, वो घर पे वापस नहीं आया रात को 10 बजे तक। 27 अगस्त की बात है ये। तो उनके लड़का नवीन, इन्होंने पुलिस स्टेशन में शुरू में मिसिंग की फिरियाद दी। उसके बाद में ये पता चला कि ये राजमल्लू जो है ये उन्हीं के पहचान का विनोद नाम का एक लड़का है। ये उनको कभी कभी मोटरसाइकिल पे बिठाकर घर पे लाता था या घर से लेके जाता था। तो उनको पूछताछ करने के बाद में उसने संदेह की बातें की, तो उस पर से उनको डाउट आया कि विनोद और उसके साथीदारों ने उसके पिताजी का अपहरण किया होगा। इस तरह उन्होंने फिरियाद 10 सितंबर को कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उसके आधार पर शुरू में पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया और इसमें स्पेशल टीम कुमारवाड़ा पुलिस ने लगाई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच की भी टीम काम कर रही थी। ये संदेह चारों आरोपी विनोद और उसके 3 साथीदार, जिसमें एक का नाम अनिल है, एक रवि है और एक हर्ष है, जो करीबन 25 से 27 साल की उम्र के हैं। तो ये सब के चारों ये एक्यूज उनके घर से लापता थे, जिसके कारण और ज़्यादा संदेह पुलिस को आया। और जो स्क्वाड पुलिस ने बनाया था इन चारों की तफ्तीश के लिए, और ये राजमल्लू जो मिसिंग थे, तो उसमें कि ये शुरू में रवि, इसमें शुरू में विनोद ये आरोपी पकड़ा गया और उसके बाद में 3 आरोपी भी पकड़े गए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।